भारत, जिसे विविधता में एकता के रूप में देखा जाता है, उसी का एक राज्य गुजरात अब एक गर्मा गर्म बहस का केंद्र बना हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की गुजरात सरकार की पहल ने मुस्लिम समाज, जो इस्लामिक सिद्धांतों पर आधारित पर्सनल लॉ पर निर्भर रहा है, उसके लिए सवाल खड़े कर दिए हैं। ये शरीयत तो हमला ने बिल्कुल हमारे शरीयत के कानून के विरुद्ध में ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे, अल्लाह इनके दिल में बात डाल देगा। इस्लाम ने जो कानून बना दिया वो हमारे लिए कयामत के दिन वो ही रहने चाहिए। गुजरात सरकार इसे समानता की ओर एक कदम बता रही है। क्या ये पहल सच में समानता की ओर एक कदम है, या ये भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के लिए खतरा है? इस डॉक्यूमेंट्री में हमने लीगल एक्सपर्ट, मुस्लिम स्कॉलर्स, मुस्लिम समाज के लीडर्स और मुस्लिम महिलाओं से विस्तार से बात की है। इसके जरिए हम मुस्लिम पर्सपेक्टिव को समझेंगे और सरकार की पहल का मूल्यांकन करेंगे। UCC એટલે શું એ તમને સમજાવવાનું exploring the implementation of UCC Uniform Civil Code. यूनिफॉर्म सिविल कोड का विचार हमेशा से विवादास्पद रहा है, खासकर मुस्लिम समुदाय के लिए। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 44 में इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात की गई है, लेकिन कई मुस्लिम इसे अपनी धार्मिक आज़ादी पर हमला मानते हैं और इसे संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 और 29 के विरुद्ध समझते हैं। आइए सबसे पहले यूसीसी और उसके कानूनी पहलुओं को समझते हैं। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 जो कि आज़ादी से पहले आ चुका, उसमें मुस्लिम महिलाओं को विरासत में हिस्सा मिलता था। ऑफ कोर्स हाफ मिलता था, बिकॉज उसका जुरिस्प्रूडेंस अलग है, पर हिस्सा ज़रूर मिलता था। जब समानता की बात कर रहे हैं तो बात ये होती है कि वेदर दैट पर्सन इज एंटाइटल एलिजिबल टू गेट द शेयर और नॉट। यस, हक है, हिस्सा मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए वो उसका जुरिस्प्रूडेंस तय करेगा। इसी तरह से डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में आया, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सब कमेटी को मालूम था कि मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त है, वो चाहे तो अपना मैरिज डिसॉल्व कर सकती है। सिवाय मुस्लिम महिला के कोई महिला के पास ये अधिकार नहीं था कि वो अपना मैरिज को डिसॉल्व कर सके। तो बड़ी परेशानी हुई कि भाई ये तो समानता नहीं है। तो समानता क्या हो कि भाई बाकी महिलाएं जो हैं उनको भी अधिकार दिया जाए। मुस्लिम महिलाओं को विरासत में अधिकार मिल रहा है तो बाकी महिलाओं को भी मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये प्रश्न अलग है। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो समानता यहाँ आती है। इक्वालिटी इन द आइज ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ का मतलब है अगर ये बंदा एलिजिबल है तो ये बंदा भी है। दोनों बंदे अलग अलग कैपेसिटी में हैं, तो स्कॉलरशिप इसको भी मिलेगी। हम देते हैं स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल ये भी है, स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल ये भी है। बोले कि आप उसको 50% स्कॉलरशिप दे रहे हो, मुझे तो 25% दे रहे हो। बेटा आपके स्टैंडर्ड्स अलग हैं, आपका परफॉर्मेंस अलग है, आपका स्टेटस अलग है, सोशल स्टेटस अलग है, तो क्वांटम ऑफ स्कॉलरशिप मे बी डिफरेंट, बट बोथ आर एलिजिबल टू स्कॉलरशिप। And at some time there may be some people who may not be given the scholarship because of the reason. आर्टिकल 25, 26, 28 और 29, जब आर्टिकल 25 को देखेंगे तो वो पर्सनल कैपेसिटी की बात करता है कि किसी भी इंसान को अपने धर्म का प्रचार प्रसार और उसको फॉलो करने की पूरी आज़ादी रहेगी। 26, 28 कलेक्टिव समूह की बात करता है और 29 फिर से पर्सनल व्यक्ति की बात करता है कि वो अपने कल्चर्स को, अपने उसके जो कस्टम्स हैं उसको वो प्रोटेक्ट कर सकता है। उसके लिए उस जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो तमाम चीज़ें कर सकता है। तो ऐसे भी अगर उसको देखने जाएं कि आर्टिकल 25, 26, 28 और 29 के खिलाफ है ये, क्योंकि किसी का किस हिसाब से वो शादी करेगा, किस हिसाब से वो तलाक देगा, और अगर उसके मज़हब में वो चीज़ें, सारी चीज़ें पहले से लिखी गई हैं, तो आप अगर उस चीज़ से रोक रहे हैं तो आप आर्टिकल 25 का वायलेशन कर रहे हैं। और अगर वो किसी उसकी अगर कस्टम्स हैं कि बहुत बरसों से उसके वहाँ पे चली आ रही प्रैक्टिस है, तो आप सीधे तौर पे आर्टिकल 29 का वायलेशन कर रहे हैं। देखा जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में
तो अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो यूसीसी के बड़े प्रखर हिमायती थे, क्योंकि उन्होंने खुद समाज में इस असमानता को देखा था और उन्हें लॉ एज अ टूल फॉर द सोशल इंजीनियरिंग, वह इस चीज़ को मानते थे कि कानून के द्वारा समाज में ये बदलाव लाया जा सकता है। और उन्होंने काफ़ी प्रयत्न भी किए, बाद में कानून मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने उस चीज़ को जारी रखा। पर जहाँ तक यूसीसी की बात है, विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो उनके स्टेटमेंट्स हैं उसको अगर देखा जाए तो यहाँ भी वो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट से प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। एंड ही मेंशन दैट एज इन शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, वहाँ पर जो पार्टी टू डिस्प्यूट है उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं, हम इस पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं दैट वी सिलेक्टिवली वी विथ आवर चॉइस, विथ आवर ओन चॉइस हम इस चीज़ को लें कि हम शरीयत एप्लीकेशन एक्ट से गवर्न होना चाहते हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर साहब का जो एक स्टेटमेंट है, उसका एक पूरा पैराग्राफ हर एक बुक में आपको मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने खास बोला है कि यूसीसी इवन इफ अप्लाइड, नॉट ही नेवर सेड कि हैज़ टू बी अप्लाइड, ही सेड इवन इफ अप्लाइड शुड बी गिवन द डिस्क्रिशन, चॉइस ऑफ टू द सिटीजन्स कि वो उससे गवर्न होना चाहते कि नहीं होना चाहते हैं। तो ये आप जो स्टेटमेंट आप उसमें देख लीजिए, उसको हाईलाइट किया हुआ है कि ये इट विल बी द चॉइस ऑफ द सिटीजन वेदर दे वुड लाइक टू गवर्न इट बाय इट। सरकार को कोई कायदा लाना होता है तो अपना जो लॉ कमीशन है उसको वो पहले एक्टिव करता है और लॉ कमीशन को कहता है कि भाई आप इसके बारे में पब्लिक ओपिनियन लीजिए और हमको बताइए कि ये नाफिज करना कैसा है पब्लिक के उसमें। तो 21वां लॉ कमीशन जो 2018 और 19 के अंदर मतलब सरकार ने एस्टेब्लिश किया था, उसने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की है कि यूसीसी ना ज़रूरत है उसकी, ना वो इच्छनीय है, ना उसको लाने से कोई फ़ायदा है। ऐसा खुद सरकार के लॉ कमीशन का रिपोर्ट है संसद में जो पेश किया गया। फिर सरकार ने दोबारा कोशिश की 2022 के अंदर फिर लॉ कमीशन को कहा कि आप पब्लिक ओपिनियन लेकर अपना रिपोर्ट दीजिए। तो उन्होंने पब्लिक ओपिनियन लिए, लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट था, इसलिए वो रिपोर्ट संसद में पेश ही नहीं किया गया। स्टेट का मतलब ये नहीं होता कि गुजरात एक स्टेट हो गया, महाराष्ट्र एक स्टेट हो गया। स्टेट एक ज़रूरत पड़ने पर ओएनजीसी भी स्टेट होता है और यूनिवर्सिटी भी स्टेट होता है, ये डिपेंड करता है उसकी डेफिनेशन पर। जब आर्टिकल 44 को आप देखते हैं तो आप उसको देखिए, उसमें साफ कहा गया है The state shall endeavor to secure the uniform civil code for its citizen। तो सिटीज़न की बात आ रही है। क्या हमारे यहाँ अमेरिका की तरह स्टेट की सिटीजनशिप अलग होती है कि मैं गुजरात का सिटीज़न हूँ और आप यूपी के सिटीज़न हैं? नहीं, सिटीजनशिप एक ही है। तो मैंडेट किसको जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, स्टेट एज अ होल दिया जा रहा है। यहाँ से आप पकड़िए कि सिटीज़न कौन है। गुजरात का सिटीज़न महाराष्ट्र के सिटीज़न से अलग नहीं है। और आगे चलते हैं, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्या किसी भी असेंबली की, स्टेट की असेंबली को, आप जिसे स्टेट कहते हैं अभी अपने नैरो डेफिनेशन में, किसी भी स्टेट की असेंबली को ये पावर है कि वो ऐसा कानून बनाए कि जो पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में लागू किया जा सके? नहीं, यानी कि ये स्टेट का सब्जेक्ट मैटर ही नहीं। सब्जेक्ट मैटर है, पर्सनल लॉ में कानून बनाना है, पर जहाँ तक आर्टिकल 44 को इफेक्चुएट करने की बात है, उसको हम पर मानी गई हुई जिम्मेदारी समझ कर अगर कोई अदा करने की कोशिश कर रहा है तो ये बिल्कुल ही ढकोसला है। वो न तो उस चीज़ के लिए एम्पावर है क्योंकि पूरे सिटीज़न के लिए कोई कानून बनाए, बिकॉज इट आस्क्स फॉर द सिटीजन्स, नॉट फॉर द रेसिडेंट्स। It has to be made for the citizens and it has to be applicable through the territory of India। तो ये स्टेट के पावर में, जुरिस्डिक्शन में है ही नहीं कि कोई कानून सभी सिटीज़न के लिए बनाए जो उसकी अपनी टेरिटरी से बाहर है, और ऐसा कोई कानून बनाए कि जो कि पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया के ऊपर लागू हो। तो ये चाहे वो आपका उत्तराखंड हो या हमारा स्टेट ऑफ गुजरात हो, अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है तो वो कहाँ से उन्होंने अपने पावर डिराइव कर लिए हैं वो वही जाने। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
ये इस तरह की स्टेट असेंबली, ना ही स्टेट असेंबली को कोई पावर देता है, ना ही स्टेट को पावर देता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे गुजरात के जो मुख्यमंत्री ने जो इस समिति का गठन किया है, वो भी समिति किस कानून के तहत गठन किया है, वो एक सबसे बड़ा सवाल आता है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और उसकी लीगलिटी पर। ये जो समिति बनाई गई है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये एक सिर्फ नाटक है जो हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ हम लोगों का मशवरा चाहते हैं। लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जिस शख्स की क़यादत में इससे पहले उत्तराखंड में समिति बनाई गई, उन्होंने एक फ़ैसला दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए और इस तरह से लागू होना चाहिए। उससे आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि यहाँ पर उसके विपरीत कोई वो फैसला देंगे? ये बात मुमकिन नहीं है। तो ये बात तो जाहिर है कि उन्होंने ये रंजना बेन को यहाँ रखकर इस बात का इंडिकेशन दिया है कि यहाँ पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना है और उसी तर्ज पर लागू होना है जिस तर्ज पर उत्तराखंड में लागू हुआ है। सही बात तो ये है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुसव्वदा तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई है, तो उसमें वो तमाम माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जो इससे अफेक्ट होंगी, जिनके अपने पर्सनल कानून हैं, चाहे वो सिख हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो आदिवासी हों या मुसलमान हों। सबसे ज़्यादा तो मुसलमान इफेक्ट होने वाले हैं। तो इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी कमेटी में पेश कर सके और कमेटी उन सब बातों पर गौर कर सके। लेकिन उसमें ऐसे किसी माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेशन को, ख़ासतौर पर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को नहीं लिया गया। ये बात भी बताती है कि सरकार जो है इस बारे में मुखलिस नहीं है और वो ये नहीं चाहती कि संजीदगी से गौर किया जाए। वो सिर्फ एक लिपापोती करके ये काम करना चाहती है। और इसलिए आप देखें कि जो उन्होंने वेबसाइट पर एक सवालनामा तैयार किया है, अगर उन सवालनामों की आप स्टडी करें तो ये लगता है कि बहुत मिसलीडिंग सवालात हैं। ऐसे सवालात हैं कि जिनके बारे में ना आप यस में ना नो में जवाब दे सकते हैं। तो जाहिर है कि ये लगता है कि सब एक बस दिल बहलाने के लिए खिलौना पकड़ा दिया गया है, वरना तो हुकूमत का मंशा साफ जाहिर है कि वो यहाँ पर यानी यूसीसी के नाम पर हिंदू कोड बिल लागू करना चाहती। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर एक अहम पहलू सामने आता है, धर्म के नियमों और कानूनी दायरे के बीच का संबंध। इस्लाम में शरीयत को एक व्यवस्थित जीवन पद्धति के रूप में देखा जाता है, जो व्यक्ति के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जिंदगी को प्रभावित करती है। इस संदर्भ में सवाल उठता है कि अगर एक नया सिविल कोड सभी धर्मों के व्यक्तियों के लिए एक जैसा हो, तो क्या ये उन धर्मों के अपने नियमों से टकराव पैदा करेगा? और अगर करेगा तो उसका समाधान कैसे हो सकता है? क्या एक ऐसा कोड तैयार किया जा सकता है जो संविधान के सेक्युलर वैल्यूज को बरकरार रखे और साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता का भी सम्मान करे? या फिर हमें इस मुद्दे पर और गहराई से विचार करना चाहिए ताकि किसी भी समुदाय की मौलिक पहचान और विश्वास पर प्रश्न न उठ सके? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ कानून के दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि उस संवाद की जरूरत को दर्शाता है जहां हर धर्म, हर समुदाय की बात सुनी जाए, बिना भय के, बिना पक्ष लिए। मुसलमानों के दरमियान जो बेचैनी है वो इस बुनियाद के ऊपर है कि ये यूसीसी सीधे सीधे कुरान करीम की वाज़ेह आयत की मुखालफत कर रहा है, जो बहरहाल किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ कुरान करीम ही हमारे लिए मेयार है, मेयार ज़िंदगी है और ज़िंदगी इसी कुरान करीम की हिदायत के पेश नज़र आगे बढ़ती रही है और आगे बढ़ती रहेगी। तो मुसलमानों का निकाह करने का एक तरीक़ा है, तलाक़ देने का एक तरीक़ा है, वसीयत करने और विरासत तकसीम करने का एक तरीक़ा है, बच्चे को गोद लेने का एक तरीक़ा है, ख़ानदानी क़वानीन हैं, उन ख़ानदानी क़वानीन पर वो बरसों से अमल करते हुए आ रहे हैं। और ये सारे क़वानीन वो हैं जो शरीयत से ड्राइव होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो परंपराएं इंसान बनाता है, उन परंपराओं में रिफ़ॉर्म हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन जो परंपरा, जो प्रथा, जो क़वानीन खुदा के दिए हुए हों, उसमें इंसान कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। नहीं, सरकार की बात तो दूर की है, ख़ुद मुसलमान भी उसको चेंज करना चाहें तो उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो शरीयत के जो क़वानीन होते हैं वो एटर्नल होते हैं, हमेशा के लिए होते हैं, उसमें कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है।
बाज़ वाज़ेह तौर से हैं कि जो कुरान करीम की आयत से टकरा रहे हैं, जैसे मीरास का मसला है। मीरास का मसला कुरान करीम ने वाज़ेह तौर से ऐलान किया है कि जितने भी मीरास के तबक़ात होंगे और उनके हिस्सेदार होंगे, उनके हिस्सों तक को मुअय्यन कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, अगर कुरान करीम की किसी भी आयत के ख़िलाफ़ अगर कोई ऐसा ज़ाबिता बनाया जाता है कि मसलन बतौर मिसाल के लड़कियों और लड़कों को बराबर का हिस्सा मिलेगा, तो कुरान करीम तो साफ साफ कहता है निस्फ़। जब निस्फ़ कहता है तो इसका मतलब क्या है कि अगर बराबर का मसला जैसे ही आएगा, उस कुरान करीम की आयत से टकराव पैदा होगा। एक ये मिसाल। दूसरी मिसाल जो हमारे यहाँ मज़हब में इज़्दिवाज, शादी ब्याह के सिलसिले में बयान किए गए हैं, और उसके दायरे को जिस तरीके से रखा गया है कि महारिम से शादी नहीं हो सकती, महारिम के अलावा कोई भी अगर होगा तो उससे शादी मुमकिन है, चाहे वो चचाज़ाद बहन हो, खालाज़ाद बहन हो, मामूज़ाद बहन हो। तो जाहिर सी बात है, अभी गुजरात में ये कानून आया तो नहीं है, मगर जो इस कानून के वजूद में लाने के लिए सरबराह है वो वही शख्स है कि जो उत्तराखंड में सरबराही कर रही थी। तो हमारे दानिश्वरान ये कह रहे हैं कि वही कानून यहाँ भी नाफिज होने वाला है। इस बुनियाद के ऊपर हम इन मिसालों को पेश नज़र रखते हैं कि जो वहाँ कवानीन बनाए गए हैं, अगर वही कवानीन यहाँ बनाए जाते हैं तो कुरान करीम की सरासर आयत के मुखालिफ हैं। देखिए, सच्ची बात यह है कि हमने शरीयत का मतलब ही नहीं समझा। शरा का लफ्ज़, शरीयत का लफ्ज़ जो बना है वो शरा से, और शरा उसी से बना है शारे। शारे कहते हैं सड़क को, रास्ते को। तो ये वो रास्ता है जिस पर चलने में इंसानियत की सलाह व फलाह है, इंसानियत की का उरूज और इंसानियत की बका जो है वो इसी रास्ते में है। अच्छा, वजह ये है, इस रास्ते को हम इसलिए भी नहीं छोड़ सकते कि हम उस क्रिएटर और उस मालिक और खालिक के मानने वाले हैं जिसने जहान को पैदा किया है, और उसी ने हमारी फितरत को, हमारे नेचर को भी पैदा किया। तो सही कानून वो बताएगा, ये 5 साल वाले बताएंगे? इंसान अगर अपना कानून खुद ही बना लेता और ख़ुद उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार लेता, क्या ज़रूरत है किसी दीन की या मज़हब की या किसी शरीयत की? ये शरीयत दीन है, कानून है। हम तो यही कहेंगे कि हिंदू भाई जो है वो अपने कानून पर चलें, ईसाई जो है वो अपने कानून पर चलें, जो उनके धर्म का कानून है उस पर चलना चाहिए। आप सबको मिटा के अपना कानून बना रहे हैं, ये कौन सी बात है? और हम इसको छोड़ इसलिए नहीं सकते कि हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं जिसका कानून हमारा अपना बनाया हुआ नहीं है, बल्कि अल्लाह का कानून है। अब इसको अगर बदलना है, आप अल्लाह ताला से बात कर लीजिए। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हमने दीन यानी इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है और अपनी निअमतों की बारिश की है, और इस्लाम से हम राज़ी हो गए हैं। तो इस्लाम पर अमल करना, इस्लाम की हर छोटी बड़ी बात को मानना, ये मुसलमानों पर ज़रूरी है। और हमने अल्लाह से ये वादा किया है, जब तक हमारी ज़िंदगी है उस ज़िंदगी में हम इस्लाम पर, शरीयत पर, मज़हब पर पाबंदी के साथ अमल करेंगे, और हर ऐसी बात जो इस्लाम के ख़िलाफ़ होगी, दीन के ख़िलाफ़ होगी, मज़हब के ख़िलाफ़ होगी, वो हमको किसी भी एतबार से मंजूर नहीं है। जहाँ तक बात है यूसीसी की, अब यूसीसी में वो कवानीन क्या लाएंगे, मंसूबा क्या है, वो किस तरह से खाका तैयार करना चाहते हैं, अभी वो हमारे सामने मौजूद नहीं है। इसलिए उस सिलसिले में हम अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अलबत्ता इतनी बात ज़रूरी कहेंगे कि फ़िलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि इसके तहत निकाह, तलाक़, किसी को अगर आपने लेपालक किया है, गोद लिया है, या जो शरई एतबार से तरके का हुक्म है विरासत का, ये तमाम मसाइल इफ़ेक्टिव हैं जो इसके तहत आएंगे, और उसमें बहुत सारी ख़राबियाँ और बहुत सारे नुक़सानात लाजिम आएंगे। अब ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि निकाह आपको उस कानून के तहत करना होगा। दूसरे ये कि तलाक़ के मसाइल इसके तहत आएंगे। तो तलाक़ आपने दिया है
तो शरई एतबार से तलाक़ के जितने मसाइल हैं सब ज़ेर असर होंगे, और तमाम मसाइल ज़ाहिर है कि जब शरई एतबार से आप हल करना चाहेंगे तो आप यूसीसी के तहत शरीयत का तसादुम लाजिम आएगा, और तमाम अमल जो शरीयत के हिसाब से आप करना चाहते हो उसमें आपको सारी दिक्कतें और दुश्वारियाँ पेश आ सकती हैं। और ज़ाहिर है कि जब विरासत का हुक्म होगा तो कुरान और हदीस की रूह से जो विरासत के अहकाम है, जो असहाबे फ़राइज़ हैं, उनके हिस्से मुकर्रर किए गए हैं, वो तमाम हिस्से इफ़ेक्टिव होंगे, और फिर उनको जो उन्होंने कानूनन कोई हिस्सा रखा होगा उनको आपको देना होगा। उसके तहत लेपालक भी आएंगे कि जिस बच्चे को आपने गोद लिया है शरई एतबार से विरासत का वो हकदार तो नहीं है। तो अब इस सूरत में अगर ये कानून बनेगा यूसीसी, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत आपको उस लेपालक बच्चे को भी आपकी विरासत का हिस्सा लाजमी तौर पे देना होगा। हालांकि लाजमी तौर पे देना विरासत के ताल्लुक़ से ये बिल्कुल कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ होगा। मैं मुसलमानों से मुखातब होकर कह रहा हूँ कि नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। बस आप शरअ पे अमल पैरा हो जाए, शरीयत मुताहरा को अपना लें, फिर कोई ताकत नहीं है जो आपको अपने डगर से हटा सके। वो मुस्तफ़ा जान रहमत के बताए हुए क़वानीन रसूल और शरीयत मुताहरा के बताए हुए उसूल पर अमल पैरा हो जाए, यही सच्चा रास्ता है, और यही अल्लाह और उसके रसूल का बताया हुआ दीन है। इसी का नाम शरीयत है, इसी का नाम इस्लाम। यूसीसी लागू होने के बाद क्या होगा? क्या ये गुजरात के मुस्लिम समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर सीधा हमला होगा? क्या एकता के नाम पर ये कानून उनकी परंपराओं को गैर जरूरी बताकर खत्म करने की कोशिश करेगा? क्या अदालतें धर्म और कानून के बीच उलझेंगी? क्या पारिवारिक मामले में कोर्ट कचहरी के चक्कर बढ़ेंगे? इस तरह के कई सवाल हैं जो मुस्लिम समाज को परेशान किए हुए हैं, और मुस्लिम पुरजोर तरीके से यूसीसी का विरोध कर रहा है। यूनिटी हर चीज़ को एक रंग में रंग देने का नाम यूनिटी नहीं है। अगर आप किसी गार्डन में जाएं और वहाँ एक ही किस्म के फूल एक ही रंग के और एक ही खुशबू के हों तो आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तो तब है कि बहुत सारे चीज़ें हों और सब एक दूसरे के साथ मिलकर सहकार के साथ रह रहे हों, तभी यूनिटी होती है। सबके अलग कानून हो, अलग ड्रेस हो, अलग ज़बान हो, लेकिन हर ड्रेस का, हर ज़बान का, हर कल्चर का सम्मान हो, एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की कोशिश हो और एक दूसरे का एहतराम हो। ये अगर होगा तो यूनिटी आएगी। एक रंग में रंग देने से यूनिटी नहीं आती, क्योंकि हम ये देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि जहाँ पर एक ही तरह के कानून मौजूद हैं लेकिन यूनिटी नहीं है। और अब तक हमारे देश में इतने सारे वेरिएशन वाले कल्चर और खान पीन और ये तमाम चीज़ें थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी एक्टिविटी, बहुत अच्छी यूनिटी थी अब तक। और ये यूनिटी, यही तो हिंदुस्तान की खासियत है कि डाइवर्सिटी में जो यूनिटी हमारे यहाँ मौजूद है और उसी को बरकरार रखना चाहिए। तो यूनिटी अगर करना है तो फिर कल को ये बात भी होगी कि सबकी ज़बानें एक कर दी जाए, सबके कपड़े एक कर दिए जाए, तब यूनिटी होगी। तो जाहिर है कि ये यूनिटी का कारण नहीं है। ये है कि इफ़ेक्ट कौन होगा? इफ़ेक्ट वो तमाम अक़लियत होंगी कि गांव में बसने वाला वो गरीब इंसान जिसको कानून की समझ नहीं होगी वो भी अफेक्टेड होगा, दलित आदिवासी अफेक्ट होंगे, जैन सिख पारसी बौद्ध, वो तमाम लोग इफ़ेक्ट होंगे जो अपने अपने पर्सनल लॉज से, अपनी अपनी कस्टम्स से, अपनी पर्सनल चीज़ों को मैनेज करते हैं, अपने फैमिली के जो नीति नियम है वो बनाते हैं। और मुसलमान तो बड़े तबके बड़े उसमें तो अफेक्टेड हो गई, लेकिन मुसलमानों के नाम पे जो पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है उस देश के तमाम लोगों को हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू कोड बिल जो है वो थोपने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात यह है कि 1950 में जो हिंदू कोड बिल बना था, जिसमें पारसियों को, हिंदुओं को,
सिखों को शामिल किया गया था, ये यूसीसी के नाम पर उसी हिंदू कोड बिल को मुसलमानों पर और उन लोगों पर जो जिन पर ये हिंदू कोड बिल लागू नहीं होता उन पर थोपने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए इसकी मुखालफत की जा रही है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स इन 1990 से पहले एक बहुत ही जाना माना शब्द था लाइसेंस राज। लाइसेंस राज के तहत सरकार और ब्यूरोक्रेट्स, मतलब सरकारी बाबू, इंडस्ट्रीज़ को और कंपनीज़ को और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा गवर्न करते थे। और ये अब जो राज लेके आ रहे हैं दैट इज़ लाइसेंस राज 2.0, जहाँ पे यही पावर्स आपने फिर से सरकारी बाबुओं को दे दिया है, बट इस बार वो इंडस्ट्रीज़ में नहीं, आपके घरों में आने वाले हैं। इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि आपने रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज और डाइवोर्स ऑफ मैरिज का पावर तो दे दिया है, बट उसके साथ आपने उसको ये पावर भी दे दिया है कि वो चाहे तो ना कह सकता है। माने इफ़ ही डीम्स फिट ही कैन रिजेक्ट टू रजिस्टर योर मैरिज और योर डाइवोर्स। हालांकि डाइवोर्स के लिए आप हमेशा कोर्ट की डिग्री लेके आते हैं, बट यहाँ पे कोर्ट की डिग्री होने के बावजूद भी सब रजिस्ट्रार चाहे तो कह सकता है कि मैं आपका डिवोर्स रजिस्टर नहीं करूँगा या मैं आपकी शादी रजिस्टर नहीं करूँगा। अब इससे इश्यूज़ ये हो सकते हैं कि ये किसी स्पेसिफिक ग्रुप को डायरेक्ट कर सकते हैं, इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन मैरिज इसको टारगेट किया जा सकता है, मुसलमानों के अंदर शादियाँ हो रही है उनको ये लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं अगर सब रजिस्ट्रार चाहे तो। या फ़र्ज़ लीजिए एक दिन सब रजिस्ट्रार का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया, उसने ये सोचा कि यार शादी चीज़ ही ख़राब है, ये बुरी बला है, तो आज से मैं किसी को शादी नहीं करने दूंगा। साहब आए, उन्होंने आके सबको बोल दिया कि मैं आज से आपके रजिस्ट्रेशन नहीं करूंगा। सुनने में बहुत अजीब लगता है, बट दिस इज़ पॉसिबल अंडर दिस कोड कि द रजिस्ट्रार हैज़ द पावर टू डिनाई। अब ये तकलीफ़ लेके आप जाएंगे किसके पास? सब रजिस्ट्रार के ऊपर आएंगे रजिस्ट्रार साहब, और रजिस्ट्रार साहब के ऊपर आएंगे रजिस्ट्रार जनरल, एंड एट द एंड द डिसीजन ऑफ रजिस्ट्रार जनरल वुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग। माने रजिस्ट्रार जनरल ने जो कह दिया सो कह दिया। कि सामाजिक तौर पे ये हमें कैसे क्लेश करेगा कि जिस तरह से आज शादी होती है, निकाह होता है, तो दो ख़ानदानों के बीच में होता है, दो ख़ानदान के बड़े जमा होके उस पर डिस्कस करके हम निकाह करते हैं। हमारी पर्सनल लो शरीयत के हिसाब से हमारे जो उलमा इकराम है वो निकाह कराते हैं। यूसीसी में ये है कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो रजिस्टर की सिस्टम तो अभी भी ऑलरेडी है, तो इसको लाने की क्या ज़रूरत है। और दूसरे नंबर की बात ये कि वो रजिस्टर भी रजिस्ट्रार की मर्जी होगी तो होगा, उनके कायदे के हिसाब से होगा। तो यानी अगर कोई निकाह कर चुका है और 6 महीने के अंदर उसको रजिस्टर करना है, और अगर रजिस्टर उसको रिजेक्ट कर देता है तो क्या वो निकाह ख़त्म हो जाएगा? वो मियाँ बीबी अगर ज़िंदगी जिए हैं साथ में 2, 4, 6 महीने, तो फिर उनकी ज़िंदगी का क्या? ये भी एक बहुत बड़ा मसला खड़ा होता है। दूसरा मसला ये, अगर कोई मियाँ बीबी की नहीं बनती है, उनको अलग होना है, तो उसके लिए भी हम समाज में 4 लोग बैठते हैं और उनको आसानी के साथ खुला या तलाक का जो भी हमारा इस्लामी तरीके से जो रूल है हमारे, वो शरीयत के मुताबिक हम अलग हो जाते हैं। लेकिन देखा जाए कि अगर ये कायदा आ जाएगा तो हर चीज़ कोर्ट में चली जाएगी और फौजदारी कायदा लगा दिया गया है इसके अंदर। तो अब अभी किसी को तलाक चाहिए तो ख़ानदान के 4 लोग या समाज के 4 लोग अभी जिस तरह से बैठ के 2 इंसान को आसानी के साथ उसकी ज़िंदगी ख़राब किए बिना, उसकी ज़िंदगी का वक्त ख़राब करे बिना, पैसे से जात से उसको ख़राब करे बिना, आसानी से 2 इंसान अलग होकर अपनी ज़िंदगी आगे की जी सकते हैं। लेकिन जब यूसीसी आएगा तो ये तलाक आसान नहीं होगी, उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा। वरना पहले आप देखेंगे होता ही था पहले की सरकारों में कि कोई कम्युनिटी है, कोई बिरादरी है, या किसान है या मजदूर है, उनको कोई मसला होता था, उनकी कोई समस्या होती थी, तो वो सरकार से अर्ज करते थे कि हमारे ये मसला हल करने के लिए, ये समस्या दूर करने के लिए, या हमारे ये फ़ायदे के लिए आप फलां फलां बिल लाइए। उसके बारे में एहतजाज होता था कि ये बिल हमारे उसके लिए लाइए आप, और तब सरकार जाकर उनके दबाव में आकर वो बिल लाती थी। अभी तो हो उल्टा रहा है, कोई डिमांड नहीं कर रहा है। किसानों ने एमएसपी की डिमांड नहीं की और सरकार कह रही है कि नहीं हम आपका विकास करेंगे। किसान 700 किसानों ने अपने आप बलिदान दिया, और क्या किसान से ज़्यादा सरकार समझती है उनका क्या फ़ायदा है। ऐसे ही ये मामला है कि सरिया, ये जो सरिया एक्ट लाने के, सरिया एक्ट को हटाने के लिए जो कॉमन सिविल कोड लाने की बात है, उसमें भी है मुसलमानों को कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब सरकार ये है कि नहीं, आप चाहो कि ना चाहो, और वो हमारे भले के लिए और यूनिटी के लिए और जेंडर जस्टिस के लिए बात करती है, लेकिन हमारा कोई मसला ही नहीं है। आज तक कोई ऐसा मसला खड़ा नहीं हुआ, फिर भी सरकार ज़बरदस्ती वो कायदे कानून लाने की बात करती है। यानी जिस सेक्शन के लिए आप कायदा कानून लाना चाहते हो उसी के खिलाफ आप ला रहे हैं।
और वही एहतजाज कर रहे हैं आपके लिए, तो वो कायदे कानून लाने की ज़रूरत क्या है आपको? हिंदू मैरिज एक्ट में या हिंदू सक्सेशन एक्ट में कहीं नहीं थी। जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था वहाँ पे एक औरत को या एक बच्ची को कोपार्सनरी राइट्स मतलब विरासत के हक नहीं दिए गए थे। बट 2020 का जो एक जजमेंट था उसमें ये बात को क्लियर किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि एक औरत को या एक लड़की को भी इसके पूरे हक होंगे एंड शी वुड बी लायबल टू गेट 50% ऑफ द प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे इसका सबसे बड़ा इन लोगों ने एक इलाज जो बना के रख दिया है वो है विल। जैसा कि मैंने बताया कि शरीयत में 1/3 से ज़्यादा आप विल नहीं कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस कोड आप आपकी 100% प्रॉपर्टी को विल कर सकते हैं। इससे क्या हो रहा है, अगर जो आप कह रहे थे कि कोई औरत के हुकूक दबाना चाहता है तो वो खुशी खुशी दबा सकता है। कैसे दबाएगा? वो अपनी 100% प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर देगा, या वो अपनी 100% प्रॉपर्टी किसी रास्ते चलते इंसान के नाम कर देगा, बट वो अपनी बेटी के नाम नहीं करेगा। तो ये कहाँ से वुमेन इक्वालिटी की बात कर रहा है और ये कहाँ से वुमेन्स को सपोर्ट कर रहा है? तो ये है इशू विद द सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस। नुकसानदेह मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे गुजरात के लिए नुकसानदेह है। सबसे बड़ा नुकसान तो उसको मिलेगा जो हमारी ख़ास पहचान है आज भारत की, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो आज पूरे देश की एक ख़ास पहचान बन गया है। और आज हमारा इतना बड़ा जमहूरी निज़ाम है, उसने पूरी दुनिया में इतनी बड़ी जमहूरियत की कामयाबी को की मिसाल कायम कर दी, वो ख़त्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ा नुकसान है। આપણા ભૂપેન્દ્રસિંહજીએ જ્યારે આની જાહેરાત કરી ત્યારે એવું કહ્યું કે આનાથી એકતા વધશે, એકી આવશે, પરંતુ એ શક્ય છે? ખરેખર હાસ્યાસ્પદ લાગે છે। યુસીસીને જે રીતે ચર્ચા થઈ રહી છે એની કમિટીમાં તમે જુઓ કે રંजना દેસાઈના એના નેતૃત્વ હેઠળની જે કમિટી છે એમાં મોટા ભાગની વ્યક્તિઓ એ અમુક વિચારસરણી ધરાવતી વ્યક્તિઓ છે, એટલે ત્યાંથી જ શરૂઆત થાય છે શંકાની। सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इससे उनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम अपने मज़हब के पाबंद हैं, रहेंगे। बहुत से ऐसे क़वानीन बनाए हैं इससे पहले भी, मगर जो पाबंद शरीयत हैं उन क़वानीन के बन जाने के बावजूद अपने कानून और अपनी शरीयत पर अमल कर रहे हैं और अमल करते रहेंगे। उनके क़वानीन अपनी जगह पर हैं। लिहाजा हम सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि वो बावजूद इसके कि हम अक़लियत में हैं, मगर वो हमारे अक़लियत के पेश नज़र हमारे क़ुरान और हमारे नबी करीम की हिदायत और तालीमात की मुखालफत में कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा इक़दाम न करें कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें ये एहसास हो कि हम किसी न किसी डिक्टेटरशिप के ज़ेर नज़र ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुस्लिम समाज से हमारी अपील यही है, पहली अपील तो ये है कि शरिया जो लॉ हैं जिनको हम पर्सनल लॉ कहते हैं, उन पर्सनल लॉ को वो बिरादरान वतन तक और सरकार तक पहुँचाएँ कि ये किस तरह से बेहतर हैं। और दुनिया में जितने भी लॉ पाए जाते हैं अगर उनके साथ कंपैरिजन किया जाए और बिल्कुल न्यूट्रल होकर किया जाए तो वो ख़ुद महसूस करेंगे कि इस्लाम के दिए हुए शरिया लॉ ही सबसे बेहतर हैं। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों में बाज़ जगह इन लॉ पर अमल करने में कमज़ोरी पाई जाती है, तो मेरी उनसे अपील ये होगी कि सख्ती के साथ वो इन कवानीन पर अमल करें। और तीसरी चीज़ ये है कि इन पर्सनल लॉ के ताल्लुक से वो एजुकेशन और अवेयरनेस का काम करें ताकि बड़े पैमाने पर बेदारी लाई जा सके। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है तो एक अहम सवाल उभरता है, क्या ये कानून हर धर्म की महिला को वो बराबरी देगा जो उसे अपने धर्म में मिल रही है, या फिर कुछ महिलाओं से वो आज़ादी और सहूलत भी छीन ली जाएगी जो उन्हें उनके धर्म में मिल रही है। हमारे समाज में महिलाओं के अधिकार हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहे। कुछ धर्म में महिलाओं को खास अधिकार मिलते हैं तो कहीं परंपराओं की दीवारें हैं जो उनके अधिकारों को सीमित करती हैं। क्या यूसीसी हर महिला को समान अवसर देगा या फिर ये उन महिलाओं के लिए मुश्किलें पैदा कर देगा जो पहले से ही अपने धर्म और परंपराओं में अधिकार महसूस करती हैं? क्या ये कानून महिलाओं को उनके हक दिलाने का जरिया बनेगा या फिर वो कुछ हक खो बैठेंगी जो उन्हें उनके धर्म और आस्था में मिलते हैं? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन ये सवाल हर महिला के जीवन को प्रभावित करने वाला है। आइए सुनते हैं उन आवाज़ों को जो इस
बहस के केंद्र में हैं ये महिलाएं जिनकी जिंदगी इन बदलावों से सीधे जुड़ी। जेंडर इनजस्टिस पर डिपेंड है इस्लामी शरीयत या मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये एक आध दो चीज़ों को लेकर बात जो है वो मीडिया में फैलाई जाती है और उसके खिलाफ माहौल बना दिया जाता है। हालांकि आप ये देखें कि इस्लाम ही है जिसने औरतों के हक़ को सही तौर पर अदा किया है। इससे पहले आप देखें हिंदू उसमें कोड बिल में स्त्री को, बेटी को बाप की विरासत में कोई हक़ ही नहीं था। ये मुसलमानों ने ये कंसेप्ट दिया उनको। लेकिन इस्लाम ने जो है वो एक ओवरऑल सामाजिक व्यवस्था बनाई है जिसमें हर एक के अलग अलग जिम्मेदारियां, अलग अलग हक़ मुतय्यन किए हैं। औरतों के कुछ हक़ और ज़िम्मेदारियाँ मुतय्यन की हैं, मर्दों के कुछ हक़ और ज़िम्मेदारियाँ मुतय्यन की हैं और उसके हिसाब से उनको फैसिलिटीज़ दी गई हैं। अब जैसे बेटों को ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि परिवार का बोझ वो संभाले, परिवार का आर्थिक तमाम वो जो है उनके ऊपर है। औरत पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं डाली गई है, इसलिए बेटों को कुछ ज़्यादा हिस्सा दिया गया है। बेटी पर चूँकि ये कोई ज़िम्मेदारी नहीं है इसलिए उनको कम हिस्सा दिया गया है। उसके अलावा बेटी को और तरीक़े से भी विरासत में मिलता है। बाप से उसको तरके में हिस्सा मिलता है, उसको बेटे से हिस्सा मिलता है, भाई से हिस्सा मिलता है, बाप से हिस्सा मिलता है, यानी हर तरीक़े से उसको ये मिलता है और लायबिलिटी उस पर कुछ नहीं है। तो दरअसल ये पूरे सामाजिक व्यवस्था जो है इस्लाम ने, जिसमें औरत का और मर्द का जो मकाम है वो जब तक स्टडी नहीं की जाएगी ओवरऑल कंप्रेहेंसिव, तब तक जो है वो हम इस्लाम की इस व्यवस्था को सही तौर पर समझ नहीं पाएंगे। और अगर इसको पूरी तरह से अगर समझा जाएगा तो ये बात साबित हो जाएगी कि इस्लामी शरीयत से ज़्यादा स्त्रियों का, औरतों का हक़ पहचानने की और उसके लिए कानून बनाने की और किसी तहजीब या समाज ने जो है व्यवस्था नहीं की है। तो मुस्लिम ख़वातीन तो इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं कर रही हैं, इसलिए कि मुस्लिम ख़वातीन के पास माशाअल्लाह बाकायदा एक नेचुरल कानून मौजूद है, एक ऐसी शरीयत मौजूद है उनके पास, एक ऐसा कानून मौजूद है उनके पास कि उस पर अमल करके उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर वो एक पुरसुकून और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो उन्हें अब और किसी कायदे और किसी कानून की मज़ीद ज़रूरत बिल्कुल महसूस नहीं होती। तो सबसे पहली तकलीफ़ तो हमारी ये है कि हमको इस चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब इस कायदे के ज़रिए से कहा जा रहा है कि ये सीधा सीधा हमारी शरीयत से टकराने वाली बात है। ये जो यूसीसी है ये सीधा सीधा शरीयत के साथ साथ हमारे संविधान से भी टकराने वाला है। तो मुस्लिम ख़वातीन नहीं चाहती, वो रिजेक्ट करती हैं इस चीज़ को कि गुजरात के अंदर किसी भी तरह से यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। ये है कि यूसीसी के सपोर्ट में ये कहा जाता है कि जो पर्सनल लॉज है और जो इस्लाम है वो औरतों के ऊपर जुल्म कर रहा है, इस वजह से यूसीसी भी ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से ये जो चीज़ है कि इस्लाम और पर्सनल लॉज मुस्लिम औरतों पर जुल्म कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है और ये एक मिसगाइडिंग प्रोपोगेंडा है। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो जो शरीयत है, हमारा पर्सनल लॉ है, उसने औरतों को हुकूक दिए हैं, उसने औरतों को एक डिग्निफाइड पोजीशन दी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम में निकाह से पहले औरत को महर यानी कि फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाती है, विरासत में हक़ दिया जाता है, तलाक जैसे इख्तियार उसको दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें देकर इस्लाम ने एक मुस्लिम औरत को एम्पावर किया है। इसके अलावा जो तलाक का एक सिस्टम है, तो तलाक जो है वो इस्लाम में एक प्रोसेस है, ठीक है। उस प्रोसेस में रिकन्सिलिएशन का टाइम होता है, उस प्रोसेस में डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास अच्छा खासा टाइम होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा विरासत का जो हक़ है, तो विरासत में औरतों को अच्छा खासा हक़ दिया जाता है और ये जो चीज़ है ये और बहुत सारे पर्सनल लॉज में नहीं देखी जाती है। निकाह, महर, तलाक, विरासत और बहुपत्नीत्व, इन मुद्दों पर बात होने वाली है। तो मैं सबसे पहले अगर ख़वातीन किस तरह इससे मुतासिर हो रही हैं उस पर बात करना चाहूँ तो जो निकाह का मामला है हमारा, उसमें निकाह में ख़वातीन, मुस्लिम ख़वातीन अपने शौहर के साथ बहुत ही मोहब्बत, सुकून और राहत के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही हैं और वो अपनी मर्ज़ी से अपने शौहर का इंतखाब कर सकती हैं, उनकी इजाज़त के बग़ैर निकाह नहीं होता। और जहाँ तक तलाक़ का सवाल है, तो तलाक़ के सिलसिले में भी अगर जिस निकाह के ज़रिए से उन्हें ये सुकून, ये राहत मुयस्सर नहीं आ रही है
एक छत के नीचे रहना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, ख़वातीन पर या किसी खातून पर उसका शौहर जुल्म कर रहा है, उसको वो खुशगवार माहौल नहीं मिल पा रहा है जिसकी उसको ज़रूरत है, तो वो इस रिश्ते से अपने आप को सेपरेट कर सकती है खुला के ज़रिए से, और वो खुला लेकर एक इद्दत गुजार कर फिर अपनी पसंद का दूसरा शौहर से निकाह करके अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजार सकती है। इसी तरह शौहर अगर अपनी बीवी से मुतमईन नहीं है तो वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से और कुरानी तरीके से, जो कि बड़ा हकीमाना तरीका उसमें दिया गया है कि एक एक महीने के पीरियड के अंदर वो एक एक तलाक देकर अपनी बीवी को मुतनब्बा भी करे। उसमें लोग भी शामिल होते हैं, लोग समझाते बुझाते हैं कि किसी तरह रिश्ता बना रहे, उसके बावजूद भी अगर वो रिश्ता बन नहीं पाता है तो फिर तलाक जो कभी कभी रहमत बनकर साबित होती है कि वो लोगों के लिए रहमत बन जाती है और वो दोनों के लिए सेपरेशन का ज़रिया बनती है, और फिर ये कि शौहर अपनी पसंद के मुताबिक किसी बीवी का इंतखाब करके उससे निकाह करके खुशगवार ज़िंदगी गुजारता है जिसमें सुकून होता है। देखिए, असल में निकाह का मतलब ये है कि सुकून मिले एक दूसरे को। जो मियाँ बीवी हैं, मियाँ बीवी के दरमियान राहत होना चाहिए, क़ल्बी सुकून होना चाहिए, एक दूसरे के लिए वो लोग लिबास होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ वहाँ नदारद है तो दोनों सेपरेट हो सकते हैं और फिर दोबारा अपनी नई तरीके से ज़िंदगी तलाक के ज़रिए से जुदा होकर दोबारा वो अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं। तो तलाक का जो कायदा यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये तलाक अब कोर्ट में दी जाएगी, तो इससे मुस्लिम खातून को सीधा सीधा ये इफ़ेक्ट आएगा कि वो अपनी मर्ज़ी से खुला भी नहीं ले पाएगी, शौहर अपनी मर्ज़ी से तलाक नहीं दे पाएगा, और न चाहते हुए भी एक छत के नीचे इन दोनों मियाँ बीवी को आप समझ सकते हैं कि जब वो एक दूसरे से मोहब्बत ही नहीं करते हैं, वो एक दूसरे को चाहते ही नहीं बल्कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, तो किस तरीके से वो अपने एक छत के नीचे ज़िंदगी गुजार पाएंगे, और वो ज़िंदगी उनके लिए अजीरन हो जाएगी और साथ ही साथ कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। और हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारी कोर्टों का आज क्या हाल है, कितने लाख केसेस हमारे कोर्टों में अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में वो लोग सारे जो लॉज है उनको यूनिफाई करेंगे, मतलब उसको इक्वल करेंगे सब लोगों के लिए। तो जाहिर सी बात है, हमारा एज ए मुस्लिम इस्लाम ऑलरेडी हमको एक सेट ऑफ रूल्स दिया है, कुछ लॉज हमारे शरीय के नाम पे हमारे पास ऑलरेडी है। तो जब आप कोई अलग से कोई रूल्स हम डालेंगे तो वो हमारी शरीयत में इंटरफियरेंस ही होगा। तो जाहिर सी बात है कि यूसीसी को हमसे सबसे बड़ा मसला तो हमको यूसीसी यही है कि वो हमारी शरीयत में इंटरफियर करेगा। प्लस उसके अंदर जैसे कि मैंने सुना है कि उसमें मैरिज के लॉज है, एडॉप्शन के लॉज है, डिवोर्स के लॉज है, इनहेरिटेंस के लॉज है, उनको वो करेंगे। तो जब वो सारे लॉज ऑलरेडी वी हैव, हमारे पास एक बहुत ही क्लियर कट शरिया रूल्स है जिसके हिसाब से हम चलेंगे। सरकार से तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा बंधारण बहुत अच्छा है, उसके अंदर सारी कलमें हैं हमारे पास, जो भी गुनाह होता है उसको सज़ा देने के लिए कोर्ट है और उसके मुताबिक काम चलता है। तो यूसीसी को क्यों लाना है इनको? सिर्फ मैंने आपको बार बार कहा कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए लाना है। सरकार अभी ध्यान भटकाना चाहती है, फोर्ब्स की यादी से इंडिया बाहर है। देखा जाए तो भारत की जो आबादी 80% आबादी को राशन के जरिए खाना खिलाया जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम हमारी बिल्कुल लो है, हमारे हेल्थ सिस्टम बिल्कुल लो है। सरकार को एजुकेशन, हेल्थ और लोगों जो जवान बच्चे पढ़ लिख के आगे आते हैं उनको नौकरियां देनी चाहिए। हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ों के ऊपर बात नहीं की जा रही है। जब से मोदी सरकार आई है सिर्फ धर्म मुसलमान हिंदू करके ये एक मोटो लेके मनुस्मृति को ये लोग को लागू करना है, प्लस इनके जो हिंदू राष्ट्र बनाना है वो करने के अंदर ये भारत के संविधान को कहीं ना कहीं बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करना चाह रहे हैं और एक राजाशाही टाइप का लेके आ रहे। देखा जाए तो 2-4 दिन पहले या इसके पहले भी हम देखते हैं जहाँ देखो वहाँ बुलडोजर चलता है। क्या कोई गुनाह करता है तो उसकी फैमिली ने गुनाह किया होता है, तुम उसका घर छीनने की ताकत थोड़ी रखते हो, कोर्ट बैठी है उसके लिए। जिस तरीके से ये सरकार चल रही है देखा जाए तो एक तानाशाह सरकार है। हमने अब तक कई पहलुओं पर चर्चा की, लेकिन अब एक अहम सवाल उठता है, क्या वाकई गुजरात के लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं या फिर उनकी जरूरतें कुछ और हैं? क्या उनकी असली चिंताएं और समस्याएं इस कानून से जुड़ी हैं या फिर कुछ और है जो इस समय ज्यादा जरूरी है? क्या समाज से रोजगार, शिक्षा और सामाजिक असमानता की समस्याएं खत्म हो गई हैं जो सरकार यूसीसी लाने की बात कर रही है?
क्या ये कानून समाज में समानता और एकता की भावना लाएगा या फिर ये एक और राजनीतिक छलावा बन जाएगा जो असल मुद्दों से हमारी नजरें हटा देगा? क्या गुजरात का युवा वास्तव में यूसीसी के पक्ष में खड़ा है या फिर वो किसी और बदलाव की उम्मीद कर रहा है? आइए इन सवालों पर युवाओं की प्रतिक्रिया जानते हैं। तो ये समझना चाहिए कि नौजवानों के रियल इशूज़ अभी क्या हैं। अभी के हम हालात देखते हैं तो नौजवानों के रियल जो इशूज़ हैं उसमें सबसे बड़ा मसला है कि उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। बेरोज़गारी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है जिसे ना मीडिया में एड्रेस किया जाता है ना ही गवर्नमेंट के ज़रिए से एड्रेस किया जाता है। तो यूसीसी असल में रियल इशूज़ को छुपाने के लिए लाया गया है। हम ये समझते हैं कि आर्टिकल 44 के ज़रिए जो यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि गवर्नमेंट्स जो है वो रोज़गार के मौके फ़राहम करेगी, वो हर शहरी को घर देने के मौके फ़राहम करेगी। तो इस तरीके के जो रियल इशूज़ हैं जिन पर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए उस पर वो काम नहीं कर रहे होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उन इशूज़ को किस तरीके से भटकाया जाए, किस तरीके से अपने मफाद को निकाला जाए, वो फिर उन्हीं तरीके के इशूज़ को वो डिस्कशन करने की कोशिश हमेशा लगाए रहते हैं। नहीं, यूसीसी का असल मसाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर असल मसाइल यानी कि इक्वालिटी है और जस्टिस है, इन चीज़ों से ताल्लुक़ होता तो एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक इश्यूज़ और एजुकेशन जैसे मसाइल पर फोकस होता और उनके ऊपर काम किया जाता, ना कि कम्युनिटीज़ के पर्सनल लॉस पर अटैक किया जाता। दूसरी बात यह है कि यूनिटी का मतलब होता है कि जो भी डाइवर्सिटी वहाँ पर प्रेजेंट है उस डाइवर्सिटी की इज्जत करना, ना कि यूनिफॉर्मिटी के नाम पर एक सिस्टम उनके ऊपर थोप देना। अगर जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया एक मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, ऐसी सोसाइटी में अगर आप एक यूनिफॉर्मिटी का सिस्टम सबके ऊपर फिट करने की कोशिश करते हैं तो इस सिचुएशन में डिवीज़न बढ़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ एक कानूनी सुधार नहीं है, ये भारत की विविधता में एकता के प्रति प्रतिबद्धता की परीक्षा है। गुजरात सरकार जिस प्रकार से ये कदम उठा रही है उसमें मुस्लिम समुदाय की आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता।